हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस और फंजाई के बारे में। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कि वायरस क्या होते हैं, इसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक या फिर इसकी जनरल प्रॉपर्टी के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे इसके जनरल स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, और ऐसे ही हम फंजाई के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वायरस, नॉर्मली वायरस मतलब क्या होता है कि हम कह सकते हैं वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। अगर हम जनरल बात करें कि वायरस क्या है, वायरस वेनम या पॉइजनस फ्लूइड है, मतलब कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, एक वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड की तरीके काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वायरस होते क्या हैं। तो वायरस क्या है, वायरस आर द, अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो वायरस आर द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टेड एजेंट दैट कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके डिफिनेशन की बात करें अगर, तो हम वायरस आर obligate intracellular infected agents containing only one type of genetic material जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए और आरएनए एज देयर जीनोम, वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे लिख देते हैं ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एज देयर जीनोम, या फिर हम कह सकते हैं एज देयर जेनेटिक मटेरियल। तो ये हो गई वायरस की नॉर्मल डिफिनेशन। तो वायरस क्या है, वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टेड एजेंट्स कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए या फिर आरएनए। तो ये एक ही टाइप के न्यूक्लिक एसिड वायरस में रहेगा, या तो डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। एज दियर जीनोम, जीनोम या फिर हम कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस क्या है, वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टेड एजेंट। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर का मतलब क्या हुआ कि ये भी किसी भी होस्ट सेल के अंदर जो है, किसी भी होस्ट सेल के अंदर जो है ये रिप्रोडक्शन या फिर रेप्लिकेट करके अपनी क्या कहते हैं नंबर्स, मतलब अपनी संख्या को ये बढ़ाते हैं। जैसे कि होस्ट सेल हो गया, इसके अंदर जो है इनसाइड सेल, मतलब कि आउटसाइड सेल नहीं है, इनसाइड सेल जो है रेप्लिकेट या फिर रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं या फिर उसमें इन्फेक्शन काज करते हैं। तो ये हो गए वायरस। तो वायरस क्या है, वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टेड एजेंट। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर का मतलब क्या हुआ, कि किसी भी होस्ट सेल के अंदर जो है रेप्लिकेट या फिर रिप्रोडक्शन करते हैं। इन्फेक्टेड मतलब कि क्या कहते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सिर्फ एक टाइप का ही इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड रहेगा, या तो डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा। एज दियर जीनोम, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसके पास एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड रहेगा, या तो डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा। ये हो गया वायरस की नॉर्मल डिफिनेशन के बारे में कि वायरस क्या है। तो अगर हम देखें कि वायरस इज इसी डिफिनेशन को दूसरे रूप में, तो फिर वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन and genetic material is infectious। जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टिशियस। इसी डिफिनेशन को अगर हम एक और रूप में देखें या फिर इसकी दूसरी डिफिनेशन को देखें तो क्या है, वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टिशियस। मतलब कि वायरस क्या है, एक न्यूक्लियस उसमें होता है, उसके चारों तरफ एक प्रोटीन होती है, तो और उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसमें इन्फेक्टिशियस। तो वायरस क्या है,
वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इनफेक्टिशियस। ये हो गया वायरस की नॉर्मल डिफिनेशन के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज या फिर हम कह सकते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। वायरस सबसे पहले हमने देखा कि वायरस क्या है, उसकी डिफिनेशन के बारे में। उसके बाद हम देख रहे हैं इसके जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। इससे भी पहले हम देख लेते हैं एक बार कि वायरस की डिस्कवरी और क्या कहते हैं कौन सा वायरस सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। इससे पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज के पहले डिस्कवर्ड बाई। तो वायरस की डिस्कवरी किसने की थी? दिमित्री इवानोव्स्की ने। दिमित्री इवानोव्स्की ने सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किया था। और किसमें डिस्कवर किया था? टोबैको, मतलब टोबैको जो प्लांट होता है, तंबाकू जिसे हम कहते हैं हिंदी में, टोबैको के प्लांट में सबसे पहले उन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था। उस वायरस का क्या नाम है? टोबैको मोज़ेक वायरस। तो सबसे पहले दिमित्री इवानोव्स्की ने वायरस को डिस्कवर किया था। कहाँ पर डिस्कवर किया था इसने? उन्होंने टोबैको में डिस्कवर किया था। और इस वायरस को क्या कहते हैं हम? टोबैको मोज़ेक वायरस। तो वायरस की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? दिमित्री इवानोव्स्की ने। किसमें डिस्कवर किया था? टोबैको प्लांट में। और जो वायरस को उसने डिस्कवर किया था उसका क्या नाम है? टोबैको मोज़ेक वायरस। इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? TMV। ये हो गए वायरस की डिस्कवरी और किस प्लांट में या फिर कौन सा वायरस सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। तो इसके बाद देखते हैं हम वायरस की जनरल प्रॉपर्टी या फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लिख देते हैं हम यहाँ प्रॉपर्टीज। तो वायरस की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि वायरस जैसा कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के तरीके ये काम करता है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके काम करता है। तो अगर ये आउटसाइड होस्ट, अगर किसी भी होस्ट के आउटसाइड में रहेगा या फिर उसके संपर्क में नहीं रहेगा तो ये नॉन लिविंग तरीके काम करेगा। और अगर इनसाइड होस्ट के अंदर रहेगा तो ये लिविंग की तरीके काम करेगा। तो अगर वायरस क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के तरीके काम करता है। फिर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है। तो नॉन लिविंग कैसे है? अगर किसी भी होस्ट मतलब क्या है? होस्ट कह लें या फिर हम होस्ट सेल कह लें। तो होस्ट सेल का मतलब क्या है? ए सेल व्हिच इज इन्फेक्टेड बाई वायरस। मतलब ऐसी कोई भी सेल या फिर ऐसा भी कोई भी होस्ट जो वायरस के द्वारा या किसी अदर टाइप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन्फेक्ट हो जाए, उसे क्या हम कहेंगे? होस्ट कहेंगे। सबसे पहले आप होस्ट का मतलब समझ लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगी कि होस्ट क्या है। तो किसी भी होस्ट मतलब किसी भी सेल के किसी भी ऐसा होस्ट सेल या फिर होस्ट सेल क्या है? ऐसी कोई सेल जिसमें क्या कहते हैं वायरस के द्वारा जो इन्फेक्टेड हो जाए या फिर वायरस से इन्फेक्ट कर दे या अदर टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म उसे इन्फेक्ट कर दे, उसे क्या कहेंगे हम? होस्ट सेल। तो अगर ये आउटसाइड होस्ट किसी भी होस्ट के आउटसाइड रहेगा, मतलब उसके संपर्क में टच में नहीं रहेगा, तो ये नॉन लिविंग तरीके काम करेगा। अगर किसी भी होस्ट के ये अंदर रहेगा, इनसाइड होस्ट रहेगा, तो ये लिविंग तरीके काम करेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है इसकी? अगर किसी भी होस्ट के आउटसाइड रहेगा तो नॉन लिविंग तरीके काम करेगा। और अगर इनसाइड होस्ट रहेगा तो ये फिर लिविंग की तरीके काम करेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डू नॉट हैव मेटाबॉलिज्म। इसके पास कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं कोई सेल नहीं होती, तो इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, फिर कोई रिएक्शन इसमें नहीं होती। और तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें हम तो डू नॉट रेप्लिकेट outside
सेल। तो डू नॉट रेप्लिकेट आउटसाइड सेल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं रेप्लिकेट, इसको हम इसी और वर्ड में लिख दें तो फिर रेप्लिकेट ओनली इनसाइड सेल। तो रेप्लिकेट ओनली इनसाइड सेल, इसकी ये तीसरी प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये किसी भी सेल के अंदर ही रेप्लिकेट कर पाएंगे, उसके बाहर किसी भी सेल के रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे या फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो रेप्लिकेट से क्या होगा, ये अपनी संख्या बढ़ाने के लिए किसी भी सेल में या भी होस्ट में क्या कहते हैं अंदर जाते हैं, वहाँ पर रेप्लिकेशन करते हैं, जिससे अपनी ये नंबर्स में इंक्रीज करते हैं, नंबर को अपने इंक्रीज करते हैं, उसका मतलब है रेप्लिकेट। तो एक इसका तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, रेप्लिकेट ओनली इनसाइड सेल, मतलब किसी भी सेल के अंदर ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, आउटसाइड सेल रेप्लिकेट नहीं कर सकते। और चौथा क्या है, नो इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, नो इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये हो गए जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में कि वायरस की जनरल प्रॉपर्टी क्या है। इसके बाद हम देखेंगे इसके साइज के बारे में, और इसके बाद हम देखेंगे साइज। तो नॉर्मली वायरस का साइज क्या होता है, 20 to 300 नैनोमीटर। नॉर्मली वायरस का क्या साइज होता है, 20 to 300 नैनोमीटर। 20 से लेकर 300 नैनोमीटर तक के वायरस की साइज होती है, फिर 20 से लेकर 300 नैनोमीटर तक के वायरस पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लार्जेस्ट वायरस और स्मॉलेस्ट वायरस। तो लार्जेस्ट वायरस कौन सा होता है, पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस क्या होते हैं, सबसे लार्जेस्ट वायरस होते हैं। और स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होता है, सबसे पार्बो। यहाँ पे लिख देते हैं हम पॉक्स। पॉक्स वायरस क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट वायरस होता है। और पार्बो, पार्बो वायरस जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस होते हैं। तो ये हो गए इसकी साइज। साइज कितनी होती है इसकी, 20 से लेकर 300 नैनोमीटर। और लार्जेस्ट वायरस कौन से होते हैं, पॉक्स। पॉक्स क्या है, सबसे लार्जेस्ट वायरस है। और सबसे स्मॉलेस्ट वायरस क्या है, पार्बो वायरस। और इसकी अगर हम हैबिटाट के बारे में बात करें, तो हैबिटाट में हम देखेंगे कि लगभग ये ऑलमोस्ट, हैबिटाट मतलब कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, तो ये लगभग ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग सभी जगह जो है वायरस पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन नेचर या फिर इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में ये लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। तो ये हो गए इसके जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद हमने देखा साइज और स्मॉलेस्ट वायरस और लार्जेस्ट वायरस और हैबिटाट के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर। वायरस की नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में। तो वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं हम सबसे पहले। तो अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका। तो ये हो गया वायरस का नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो वायरस के नॉर्मल स्ट्रक्चर में सबसे बाहर आपको क्या दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम कैप्सिड। इसे क्या कहते हैं हम, कैप्सिड। और ये क्या है, ये है न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे आउटर लेयर आपको क्या दिख रही है, जो इसको चारों तरफ से न्यूक्लिक एसिड को कवर की है, उसे क्या हम क्या कहते हैं हम, कैप्सिड। कैप्सिड क्या है, ये एक प्रोटीन से मिलकर, प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट। कैप्सिड क्या है, कैप्सिड जो है वायरस के न्यूक्लिक एसिड को चारों तरफ से कवर रखता है, उसे क्या क्या कहते हैं, कैप्सिड। किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन कोट, मतलब कि प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और ये कैप्सिड जो है फर्दर जो है आगे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है, स्मॉलेस्ट सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम कहते हैं एक्सोमियर्स।
तो क्या कहते हैं कैप्सोमियर। तो कैप्सिड क्या है, वायरस के न्यूक्लिक एसिड को जो चारों तरफ से कवर रखती है एक प्रोटीन कोट है जो कि छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम कैप्सोमियर कहते हैं। तो ये क्या हो गया कैप्सिड। इसके बाद क्या है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है इसका, या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या है, या तो सिर्फ किसी वायरस में या तो सिर्फ डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा, दोनों किसी वायरस में एक साथ नहीं रह सकते। और इन दोनों को अगर हम क्या कहें कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो कैप्सिड। तो इसके बाद देखा हमने सबसे पहले कि कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड, तो ये दो इनके स्ट्रक्चर में, वायरस के किसी भी स्ट्रक्चर में ये सबसे प्रमुख चीजें होती हैं, सबसे मेन चीजें होती हैं। और इसके बाद क्या है, तो ये क्या है इनवलप। ये क्या है इनवलप। तो इनवलप क्या है, सम वायरस मतलब कुछ वायरस में एक आउटर स्ट्रक्चर रहता है जो कि कैप्सिड को कवर किए रहता है, उसे क्या कहते हैं इनवलप। इन सम वायरस, कुछ वायरस में जो है एक स्ट्रक्चर रहता है जो कैप्सिड को चारों तरफ से कवर किए रहता है, उसे क्या कहते हैं हम इनवलप। और ये क्या होता है लिपिड बाइलेयर, इससे मिलकर बनी होती है लिपिड की बाइलेयर होती है। और इसी इनवलप में, इनवलप के चारों तरफ एक आउटर ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम क्या कहते हैं स्पाइक, जिसे क्या कहते हैं हम स्पाइक कहते हैं। तो ये हो गई नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। सबसे पहले हमने देखा कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल को चारों तरफ से कवर रखता है, उसे क्या कहते हैं हम कैप्सिड कहते हैं, जो कि प्रोटीन कोट होती है और ये छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं कैप्सोमियर। उसके बाद हमने देखा इसके क्या कहते हैं बीच में क्या होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा। उसके बाद हमने देखा कि कैप्सिड को भी चारों तरफ से एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर जो है कवर किया रहता है, इसे हम क्या कहते हैं इनवलप। वो कुछ सम वायरस है, मतलब कुछ ही वायरस में होता है, सब वायरस में नहीं होता। ये क्या होती है लिपिड की बाई लेयर होती है। और इसी इनवलप में चारों तरफ जो है आउटर ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसे हम क्या कहते हैं रहता है स्पाइक्स। ये हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो इसके बाद हम देखते हैं वायरस के क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके बाद देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो वायरस का हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कि वायरस के कितने टाइप में या फिर किन किन बेस पर क्लासिफाई किया गया है और उसके कितने टाइप होते हैं। तो वायरस को सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 बेस पर क्लासिफाई किया गया है। वायरस को जो है 3 बेस पर जो है क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला क्या है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले वायरस को जेनेटिक मटेरियल के बेस पर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, शॉर्ट में लिख देते हैं स्ट्रक्चर। हम शॉर्ट में लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस में क्या कहते हैं वायरस को दूसरे टाइप में भी क्लासिफाई किया गया है। और तीसरा क्या है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल, तो होस्ट सेल के बेस पर भी इसे क्लासिफाई किया गया। तो हम देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की वायरस को कैसे किन बेस पर क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला क्या है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले क्या है जेनेटिक मटेरियल के बेस पे इसे क्लासिफाई किया गया है। इसके बाद क्या है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया है। तो तीसरा क्या है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल।
होस्ट सेल के बेसिस पर भी इसे क्लासीफाई किया गया। सबसे पहले हम देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल के बेस पर क्लासीफाई किया गया है इसे। तो जेनेटिक मटेरियल के बेस पे ये क्लासीफाई किया गया है, तो इसे दो टाइप के होते हैं। एक होता है डीएनए वायरस और एक होता है आरएनए वायरस। तो जेनेटिक मटेरियल के बेस पर ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है डीएनए वायरस, एक होता है आरएनए वायरस। तो डीएनए वायरस मतलब कि जिसका जेनेटिक मटेरियल, जिसके ऐसे वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है, और आरएनए वायरस मतलब कि ऐसे वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है। और अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसके क्या एग्जाम्पल हैं? इसका एग्जाम्पल है पॉक्स वायरस और पार्वो वायरस। अभी हमने बात की थी कि पॉक्स और पार्वो के बारे में। पॉक्स क्या है? सबसे लार्जेस्ट वायरस है, और पार्वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है। तो ये इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा? मतलब कि डीएनए। और दूसरा क्या है? आरएनए। आरएनए वायरस मतलब कि ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, या फिर ऐसे वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है। तो इसमें देखेंगे हम तो इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? HIV और कोरोना। अभी कुछ सालों पहले कोरोना वायरस, जो कि अभी भी कहीं कहीं सुनने में आता है, तो उनका जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए। तो आरएनए वायरस के क्या एग्जाम्पल हो गए? एक HIV वायरस हो गया, एक कोरोना वायरस हो गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। हमने देखा सबसे पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के बेस पर वायरस दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए वायरस और एक होता है आरएनए वायरस। इसके एग्जाम्पल के बारे में अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर क्या कहते हैं, इसे कितने टाइप में क्लासीफाई किया गया है। तो अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल तो तीसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर वायरस कितने टाइप के होते हैं? ये तीन टाइप के होते हैं। पहला क्या है? हेलिकल वायरस। दूसरा क्या है? पॉलीहेड्रल। और तीसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स वायरस। तो पहला क्या है? हेलिकल वायरस। हेलिकल मतलब कि ऐसे वायरस जिनमें क्या कहते हैं, जिनका स्ट्रक्चर हेलिकल होता है, फिर रॉड शेप्ड होता है। यहाँ पर लिख देते हैं हम रॉड शेप्ड। हेलिकल वायरस क्या है? ऐसे वायरस जिनका स्ट्रक्चर हेलिकल तरीके होता है, मतलब कि रॉड शेप के तरीके होता है। तो इसका एग्जांपल जैसे हो गया कि टीएमबी। इसका एग्जांपल क्या हो गया? टीएमबी। टीएमबी मतलब कि टोबैको मोज़ेक वायरस। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेलिकल, मतलब कि रॉड शेप तरीके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो पहला क्या है? हेलिकल, हेलिकल वायरस या फिर रॉड शेप्ड वायरस। और इसका क्या एग्जांपल हो गया? टोबैको मोज़ेक वायरस। और दूसरा क्या है? पॉलीहेड्रल। दूसरा क्या है? पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल वायरस कौन से होते हैं? ऐसे वायरस जिनका स्ट्रक्चर पॉलीहेड्रल या फिर स्फेरिकल शेप का होता है। यहाँ पर लिख देते हैं हम स्फेरिकल शेप का होता है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पोलियो वायरस। इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा? पॉलीहेड्रल का पोलियो वायरस। और तीसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स वायरस। तो कॉम्प्लेक्स वायरस मतलब कि ऐसे वायरस जिनका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर वायरस का क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर वायरस को कितने टाइप में बांटा गया है? तीन टाइप में। पहला क्या है? हेलिकल वायरस, जिसे हम रॉड शेप्ड वायरस भी कहते हैं। इसका क्या एग्जांपल हो गया? टीएमबी। दूसरा क्या है? पॉलीहेड्रल या फिर स्फेरिकल वायरस। इसका क्या एग्जांपल हो गया? पोलियो वायरस। और तीसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स वायरस। इसका क्या एग्जांपल हो गया? बैक्टीरियोफेज। इसके बाद हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल। होस्ट सेल के बेस पर कितने टाइप में वायरस को डिवाइड किया गया है?
ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के बेस्ड में, होस्ट सेल मतलब कि ऐसे वायरस जो किसी क्या कहते हैं सेल को इन्फेक्ट कर दें, वो क्या कहते हैं होस्ट सेल। होस्ट सेल के बेस पर वायरस को कितने टाइप में बांटा गया, 3 टाइप में। या फिर हम कह दें कि होस्ट सेल के बेस पर वायरस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप। पहला क्या है, एनिमल वायरस, दूसरा क्या है प्लांट वायरस, तीसरा क्या है बैक्टीरियोफेज। तो होस्ट सेल के बेस पर वायरस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला क्या है एनिमल वायरस, दूसरा क्या है प्लांट वायरस, तीसरा क्या है बैक्टीरियोफेज। एनिमल वायरस क्या हो जाएंगे, ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करें। प्लांट वायरस क्या हो जाएंगे, ऐसे वायरस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करें। बैक्टीरियोफेज क्या हो जाएगा, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दें, वो क्या कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज। अब देखते हैं हम इसके एक एक एग्जाम्पल के बारे में। तो एनिमल वायरस का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, बहुत सारे वायरस हैं जैसे कि HIV हो गया, कोरोना हो गया, इसका क्या एग्जाम्पल हो गया HIV। प्लांट वायरस के बारे में एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे जैसे कि TMB। बैक्टीरियोफेज का क्या एग्जाम्पल है, बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरियोफेज ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे लिख देते हैं बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे लिखा है बैक्टीरियोफेज। तो होस्ट सेल के बेस पर क्या कहते हैं 3 टाइप के वायरस होते हैं। पहला क्या है एनिमल वायरस, ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करें, उसका क्या एग्जाम्पल हो गया HIV। और दूसरा क्या है प्लांट वायरस, ऐसे वायरस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करें, उसका क्या एग्जाम्पल हो गया TMB, टोबैको मोज़ेक वायरस। तीसरा क्या है बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें, इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। तो इसके बाद हम देखेंगे, तो हमने अभी तक देखा कि वायरस का सबसे पहले कि वायरस क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा इसकी जनरल प्रॉपर्टी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके बाद हमने देखा स्ट्रक्चर, और लास्ट में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। और इसके बाद हम देखेंगे, तो वायरस हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे फंजाई के बारे में। तो वायरस में हमने सारी चीज़ें जितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी वो हमने जान ली। उसके बाद हम देखेंगे फंजाई के बारे में, ये फंजाई क्या है। तो फंजाई नॉर्मली आप लोग फंजाई से पहले से भी परिचित होंगे। फंजाई आपको जैसे कि नॉर्मल कोई भी ब्रेड हो या फिर कोई फ्रूट हो, तो क्या कहते हैं अगर ख़राब हो जाए तो उस पर क्या कहते हैं वाइट वाइट स्ट्रक्चर पड़ जाता है। या फिर सरसों की पत्तियाँ, मस्टर्ड लीफ आपने देखी होंगी, उस पर जो वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, ये सब क्या है नॉर्मल दैनिक जीवन में आसपास भी अपने फंजाई आप देखते होंगे। ये सब क्या है फंजाई है, जो कि व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर उस पर ग्रो हो जाता है, वो क्या कहलाता है फंजाई। तो अगर फंजाई के बारे में हम देखें तो एक सबसे पहले फंजाई जान लेते हैं। तो हमने देखा था वायरस के बारे में। एक चीज आपको और बता दें, वायरस की स्टडी जो है जिसमें की जाती है वो क्या कहलाता है वायरोलॉजी। वायरस की स्टडी जिसमें हम करते हैं वो क्या कहलाता है हमारा वायरोलॉजी। यही जानना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे फंजाई के बारे में। फंजाई, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप आसपास अपने या फिर दैनिक जीवन में भी फंजाई को बहुत मतलब कि फंजाई का स्ट्रक्चर या फिर फंजाई को ग्रो होते हुए देखे हैं। जैसे कि हमने बात किया कि कोई भी फ्रूट अगर ख़राब हो जाए, फिर कोई ब्रेड ख़राब हो जाए, या फिर मस्टर्ड की सरसों की पत्तियों पर वाइट स्पॉट पड़े रहते हैं, वो सब क्या है फंजाई हैं। और फंजाई का स्टडी किसमें किया जाता है, माइकोलॉजी, या फिर हम कह सकते हैं माइकोलॉजी में फंजाई की स्टडी की जाती है। ये हो गए फंजाई का। सबसे पहले हमने देखा कि फंजाई की स्टडी किसमें की जाती है, किसके अंदर की जाती है, उसे क्या कहते हैं हम माइकोलॉजी। ये क्या है माइकोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें फंजाई की स्टडी करते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज, तो फंजाई क्या है, फंजाई जो है यूकैरियोटिक क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म है, जो कि एरोबिक होते हैं, और क्या कहते हैं ये यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, और इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल हो सकता है। ये हो गए फंजाई की। तो पहले लिखते हैं ऑल फंजाई आर यूकैरियोटिक। ये फंजाई जो है यूकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं ऑल फंजाई आर एरोबिक।
सभी फंजाई एरोबिक कंडीशन में जीवित रहेंगे। इसके बाद देख रहे हैं ये यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं। एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो फंजाई की ये हो गई कुछ प्रॉपर्टी या फिर फंजाई क्या होते हैं। फंजाई क्या है? सभी फंजाई क्या होते हैं? ऑल फंजाई आर यूकैरियोटिक। सभी फंजाई जो है यूकैरियोटिक होते हैं। और ऑल फंजाई आर एरोबिक। सभी फंजाई एरोबिक होते हैं। और तीसरा क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। ज़्यादातर ये मल्टीसेलुलर होते हैं, सिर्फ ईस्ट को छोड़कर। ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर होता है, बाकी सब मल्टीसेलुलर होते हैं। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी साइज के बारे में। साइज और हैबिटाट। साइज और हैबिटाट। तो अगर हम साइज की बात करें तो ये 2 से 10 माइक्रोमीटर तक की साइज के होते हैं। साइज की बात करें तो ये 2 से 10 माइक्रोमीटर तक की साइज के होते हैं। और हैबिटाट के बारे में बात करें तो हम ये वार्म और ह्यूमिड प्लेस पर जो है ग्रो करते हैं। और ये लगभग वाटर क्या कहते हैं और सॉइल सभी जगह ये भी लगभग पाए जाते हैं। ये हो गया इसके फंजाई की साइज के बारे में और हैबिटाट के बारे में। नॉर्मल साइज कितनी होती है फंजाई की? 2 से 10 माइक्रोमीटर। और हैबिटाट वार्म और ह्यूमिड प्लेस पर जो है ये ग्रो करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में। लिख देते हैं फंजाई। फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके स्ट्रक्चर में अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो 2-3 चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले हाइफे होते हैं इसमें। इसके अलावा माइसीलियम होता है। इसके अलावा हम देखें तो इसकी सेल वॉल इसमें पाई जाती है। तो सबसे पहले क्या है इसके स्ट्रक्चर में? हाइफे। हाइफे क्या होता है? अगर ऐसे हम देखें नॉर्मल फंजाई के स्ट्रक्चर को, तो अगर हम नॉर्मल फंजाई के स्ट्रक्चर को देखें तो ये हो गए इसके हाइफे। तो अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें फंजाई के तो इसमें क्या होते हैं? हाइफे होते हैं। जैसे कि ये हाइफे हो गए। ये हाइफे क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। हाइफे क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो है दो टाइप के हो सकते हैं। हाइफे जो हैं दो टाइप के हो सकते हैं। तो ये अगर हम नॉर्मल क्या कहते हैं फंजाई के स्ट्रक्चर को कंपेयर करके देखें तो सबसे पहले क्या है इसके स्ट्रक्चर में? इनमें हाइफे पाया जाता है। हाइफे क्या है? ये थ्रेड लाइक आपको दिख रहा होगा। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये क्या कहलाता है? हमारा हाइफे कहलाता है। तो ये हाइफे भी जो है दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है सेप्टेट और एक होता है एसेप्टेट। तो सेप्टेट मतलब क्या होता है? या फिर हम कहते हैं सेप्टा और एसेप्टा। सेप्टेट या फिर एसेप्टेड या फिर सेप्टा या फिर एसेप्टा। सेप्टेड मतलब क्या होता है? फिर सेप्टा मतलब क्या होता है कि जो ये देख रहे हैं आपको डिवाइड स्ट्रक्चर इसका डिवाइड है, बीच बीच में डिवाइड है। इसमें जो है डिवाइडेशन नहीं है। तो ये कहलाता हमारा सेप्टेट है और ये एसेप्टेड है। इसके बाद देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर में माइसीलियम। इसके स्ट्रक्चर में दूसरी क्या कॉमन चीज है? माइसीलियम। माइसीलियम क्या है? नेटवर्क ऑफ हाइफे। नेटवर्क ऑफ हाइफे। जैसे कि ये नेटवर्क है हाइफे का, इसे क्या कर देंगे हम? माइसीलियम।
उसके बाद हम देखते हैं इसकी सेल वॉल। अगर हम इसके सेल वॉल के बारे में बात करें, इसकी सेल वॉल जो है काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। तो ये हो गया एक नॉर्मल, क्या कहते हैं हम, इसके फंजाई के स्ट्रक्चर के बारे में। क्या होता है, सबसे पहले इनमें दो तीन चीज़ें जो कॉमन होती हैं, इसमें होते हैं हाइफे होते हैं, थ्रेड लाइक हाइफे क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और हाइफे भी क्या कहते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, सेप्टेड और नॉन सेप्टेड, सेप्टेड या फिर सेप्टा या फिर एसेप्टेड। सेप्टेड मतलब कि अगर डिवाइडेशन हो गया है इसमें बीच बीच के पार्ट में, तो हम क्या कहेंगे सेप्टा। अगर कोई डिवाइडेशन नहीं है बीच बीच के पार्ट में, तो हम क्या कहेंगे एसेप्टेड। दूसरा क्या है, माइसीलियम। माइसीलियम क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफे, मतलब हाइफे का जो है एक नेटवर्क अगर बन जाए तो इसे क्या कहेंगे हम, माइसीलियम। और इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है आउटर स्ट्रक्चर में इसके, तो इससे मिलकर बनी होती है कार्टिन और पॉलीसेकेराइड्स। तो ये हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई या फिर फंगस। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। यहाँ पे लिख देते हैं मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम देख रहे हैं कि मार्फोलॉजी के बेस पर इसे कैसे क्लासिफाई किया गया था, या फिर मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे ये इसे चार टाइप में बांटा गया है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है मोल्ड्स। दूसरा क्या है, दूसरा है ईस्ट। तीसरा क्या है, ईस्ट लाइक फंजाई, ईस्ट लाइक फंजाई। चौथा क्या है, डाई मॉर्फिक फंजाई, डाइमॉर्फिक फंजाई। तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि इसकी मार्फोलॉजी या फिर इसके स्ट्रक्चर के बेस पर इसे कैसे क्लासीफाई किया गया। तो मार्फोलॉजी के बेस पर फंजाई कितने टाइप के होते हैं, ये चार टाइप के होते हैं। पहला क्या है, पहला है मोल्ड्स। दूसरा क्या है, दूसरा है ईस्ट। दूसरा क्या है, ईस्ट है। तीसरा क्या है, ईस्ट लाइक फंजाई। और चौथा क्या है, डाइमॉर्फिक फंजाई। तो ये चार टाइप के होते हैं मार्फोलॉजी के बेस पर फंजाई। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके थोड़ा डिटेल में, एक एक के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो मोल्ड्स क्या है, मोल्ड्स में हम क्या है, मोल्ड्स क्या है, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि मोल्ड्स कंसिस्ट ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ये जो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर के तरीके ये मोल्ड्स के स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होता है, फिलामेंटस तो मोल्ड्स क्या है, मोल्ड्स मतलब कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, जैसा कि ये दिख रहा है आपको। और इसमें जो है हाइफे होते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया था नॉर्मल फंजाई के स्ट्रक्चर के बारे में, तो सभी में हाइफे पाए जाते हैं। तो ये होगा, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, हाइफे है, दिख रहा होगा आपको हाइफे। और हाइफे जो है आपको अभी हमने बताया था कि ये सेप्टा या फिर और ए सेप्टा दो पार्ट में डिवाइड है, सेप्टा और ए सेप्टा में डिवाइड रहते हैं। तो ये जो है सेप्टा है, मतलब कि इसमें डिवीजन हुआ है, डिवाइड हुए हैं पार्ट, अलग अलग पार्ट में। और ए सेप्टा में कोई डिवाइडेशन नहीं है, फिर कोई डिवीजन नहीं है, वो क्या कहलाएगा हमारा ए सेप्टा। तो मोल्ड्स क्या है, मोल्ड जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, और इसमें हाइफे पाए जाते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये क्या है, हाइफे हैं। हाइफे भी सेप्टा और ए सेप्टा हो सकते हैं, मतलब जिसमें डिवाइडेशन हुआ है वो सेप्टा होगा, जिसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है वो ए सेप्टा होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें देख रहे हैं आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो मल्टीपल न्यूक्लियर या फिर मल्टीपल न्यूक्लियस पाया जाता है, मल्टीपल न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। ये हो गए मोल्ड्स कि मोल्ड्स क्या होते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम इसके
इसके एग्जाम्पल के बारे में कि मोल्ड्स का एग्जाम्पल क्या है। तो मोल्ड्स के कौन से एग्जाम्पल हैं? पहला क्या है? पेंसिलियम, और दूसरा क्या है? एस्पार्जिलस। तो मोल्ड्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? पेंसिलियम और एस्पार्जिलस। तो ये हो गए मोल्ड्स के दो एग्जाम्पल। पहला क्या है? पेंसिलियम, और दूसरा क्या है? एस्पार्जिलस। और इसके बाद हम देखते हैं ईस्ट के बारे में कि ईस्ट के क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल। तो दूसरा टाइप क्या है इसका? ईस्ट। दूसरा टाइप क्या है इसका? ईस्ट। ईस्ट के बारे में आपने नॉर्मली भी सुना होगा। तो ईस्ट से जैसे कि ब्रेड और बियर भी बनाए जाते हैं। तो ईस्ट क्या है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये राउंड टू ओवल शेप के होते हैं। राउंड टू ओवल। इसका शेप क्या होता है? राउंड टू ओवल। अगर नॉर्मली इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरीके से हमने देखा भी होगा। तो ये जो है राउंड टू ओवल शेप के होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये होते हैं यूनिसेलुलर। तो ये हो गए ईस्ट। ईस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये राउंड टू ओवल शेप के होते हैं और जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं। और ये रिप्रोडक्शन किससे करते हैं? बडिंग। जैसा कि इसमें देख रहे हैं आपको, ये जो स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर दिख रहा है आपको, ये बड़ हो गया और ये कहते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं बडिंग के थ्रू। तो ये हो गए नॉर्मल क्या कहते हैं ईस्ट के बारे में कि ईस्ट क्या है। तो ये राउंड टू ओवल शेप के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और बडिंग के थ्रू जो है ये रिप्रोडक्शन करते हैं। और इसके बाद देखेंगे हम इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो इसका क्या एग्जाम्पल हो गया? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। इसका क्या एग्जाम्पल हो गया? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ईस्ट के बारे में हमने देखा कि ये राउंड टू ओवल शेप के होते हैं और जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं। बडिंग के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। और इसके बाद देखते हैं हम इसका तीसरे टाइप के बारे में। तीसरा क्या टाइप है इसका? ईस्ट लाइक फंजाई। तो हमने अभी देखा कि ईस्ट के बारे में हमने देखा। फिर तीसरा क्या टाइप कह रहा है कि उसी तरीके की ईस्ट लाइक फंजाई, मतलब कि ईस्ट के तरीके फंजाई होते हैं, लेकिन क्या इसमें डिफरेंस रहता है? चेन ग्रोथ। तो ईस्ट के तरीके मतलब कि जैसा इसे नाम में भी क्लियर है कि ईस्ट लाइक फंजाई, मतलब ईस्ट के तरीके तो होते हैं लेकिन ये ईस्ट से कैसे अलग होते हैं? ये चेन ग्रोथ फॉलो करते हैं। मतलब कि जो ईस्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये जो है उसका चेन बना लेते हैं। ऐसे ऐसे करके ये जो है चेन बना लेते हैं। तो ये चेन लाइक ग्रोथ, चेन लाइक ग्रोथ यहाँ लिखते हैं, चेन लाइक ग्रोथ। चेन लाइक ग्रोथ फॉलो करते हैं, मतलब कि जो ईस्ट होता है वो चेन में एक क्या कहते हैं अरेंज हो जाता है। तो ये ईस्ट लाइक फंजाई के तरीके दिखते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? ईस्ट लाइक फंजाई। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? कैंडिडा एल्बिकन्स। इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? कैंडिडा एल्बिकन्स। तो तीसरा टाइप क्या था फंजाई का? ईस्ट लाइक फंजाई, मतलब कि ईस्ट के तरीके दिखते हैं लेकिन ये चेन लाइक ग्रोथ फॉलो करते हैं। मतलब कि नॉर्मल ईस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक चेन में जो है, चेन में ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, यहाँ पर एक ईस्ट हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया, ये चेन में जो है क्या कहते हैं लाइक ग्रोथ बना लेते हैं। चेन लाइक ग्रोथ से या फिर ग्रो करते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ईस्ट लाइक फंजाई। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? कैंडिडा एल्बिकन्स। तो इसके बाद देखते हैं हम लास्ट में चौथे टाइप के बारे में फंजाई के।
चौथा टाइप क्या है इसका, डाइमॉर्फिक। चौथा टाइप क्या है इसका, डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक फंजाई क्या होते हैं, ऐसे फंजाई जो कि अपने स्ट्रक्चर को अल्टर या फिर स्विच कर सकते हैं, मतलब कि स्विच या फिर हम कह सकते हैं अल्टर। इसमें कर लेते हैं मोल्ड्स और ईस्ट, मतलब कि अपने स्ट्रक्चर को ये मोल्ड्स के तरीके में भी बदल देते हैं या फिर ईस्ट में भी बदल देते हैं। तो ये अपने स्ट्रक्चर को अल्टर या फिर स्विच करते रहते हैं, मतलब कि आपस में बदलते रहते हैं। ये क्या कहलाते हैं हमारे डाइमॉर्फिक फंजाई। और इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो फिर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ये हो गए डाइमॉर्फिक फंजाई। मतलब डाइमॉर्फिक फंजाई कैसे होते हैं, ऐसे फंजाई जो कि अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं, मतलब कि आपस में स्विच करते रहते हैं फिर बदलते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं फिर अल्टर करते रहते हैं। किसमें बदलते रहते हैं, मोल्ड्स और ईस्ट में। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे डाइमॉर्फिक फंजाई। इसका क्या एग्जाम्पल हो गया, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ये हो गए मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो हमने देखा सबसे पहले वायरस क्या है, वायरस का नॉर्मल, सबसे पहले हमने देखा वायरस क्या होते हैं, उसके डिस्कवरी के बारे में हमने देखा, फिर प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस, उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, उसके बाद हमने देखे फंजाई के बारे में हमने डिटेल में पढ़ाई की। इसके बाद मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में।